हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं चैप्टर 3 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। देखिए चैप्टर 3 आपका पहले चैप्टर जो था वो था यूएस हेजेमनी, अमेरिकी वर्चस्व। वो चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है और चैप्टर 3 पहले जो चैप्टर 4 हुआ करता था तो वो था अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। उसी चैप्टर से उसमें भी कुछ मॉडिफाई किया गया है, तो उसको चैप्टर 3 हम मानेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 जो है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसका भी चैप्टर का नाम चेंज कर दिया है, जिसका नाम रखा गया है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कोल्ड वॉर के बारे में, जिसमें 2 पावर ब्लॉक बने। 91 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ हमने बात की यूनिपोलर की, कि अब एक ही पावर रह गई है। अमेरिका की हेजेमनी हमने बात की, किस तरीके से उसने अफ़गान पर, इराक पर अटैक किया और उसका वर्चस्व देखने को मिला। लेकिन इसके अलावा और भी जो पावर्स हैं उनका इमर्जेंस हुआ, ठीक है। सेंटर ऑफ पावर्स का इमर्जेंस होता है, वो ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में होता है, जिसमें कुछ देश मिलकर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। जैसे कि यूरोप की कंट्रियां हैं, उन्होंने अपना यूरोपियन यूनियन बनाया हुआ है। उसके अलावा ईस्ट एशिया की कंट्री हैं, उन्होंने आसियान बनाया हुआ है। साउथ एशिया की कंट्रियां हैं, उन्होंने सार्क बनाया हुआ है। इसके अलावा ब्रिक्स है, जिसमें 5 बड़े देश शामिल हैं। तो इस तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो देशों के द्वारा मिलकर आपस में बनाए गए हैं, ये भी जो अमेरिका की जो हेजेमनी है उसको चैलेंज करते हैं, ठीक है। ये बड़े इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में उभर कर सामने आए हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ कंट्रियां हैं जो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रही हैं, लाइक इंडिया, हमारा देश, ये बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। इजराइल है, इसके अलावा चाइना है, रसिया है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, इन कंट्रीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसको न्यू सेंटर्स ऑफ पावर बोला गया है, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंट्रियां हैं, ये न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के रूप में उभर कर सामने आ रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। देखिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसका कारण क्या था? उसका कारण था उग्र राष्ट्रवाद, जिसमें अपने ही देश को महत्व दिया गया। जर्मनी का जो हिटलर था, उसने किस तरीके से सिर्फ अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने एक विश्व विजय का जो उसने सपना देखा, और ब्रिटेन ने अपने स्वार्थ के चलते उसको आगे बढ़ने दिया। तो ये सब कारण जो बने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप पूरी तरीके से धराशायी हो चुका था। सिर्फ 2 ही पावर उभर कर सामने आई, यूएस और यूएसएसआर। तो इन देशों के सामने अब ये क्वेश्चन था कि क्या जो पुरानी, जो उनकी जो आपसी जो रिवलरीज है, जो आपसी प्रतिद्वंद्विता है, क्या उसको जारी रखें, या कुछ आगे अब नया करने के लिए हमें एकजुट हो जाना चाहिए। तो शुरुआत में यूरोप के पुनरुद्धार के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए अमेरिका के द्वारा मार्शल प्लान जो चलाया गया, जिसमें फाइनेंशियल एड इन कंट्रीज़ को दी गई। इसके अलावा भी इन देशों ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने पुनरुद्धार के लिए, शांति बनाए रखने के लिए हम एकजुट हो जाएं, और आप अपनी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका आपस में जोड़ दिया जाए, ठीक है। साझा बाजार की ओर आगे बढ़ाया जाए, एक म्यूचुअल जो इकोनॉमी है उसकी तरफ हम आगे बढ़ें, ऐसा इन्होंने सोचा। तो इनका ग्रेजुअली डेवलपमेंट होता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं, देखते हैं इसमें कि किस तरीके से इसका ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है, ये देश आगे बढ़ते हैं।
6 देशों से इनकी इन्होंने शुरुआत की और किस तरीके से आगे बढ़ते हुए इनकी संख्या 28 हो जाती है। इनकी एक अपनी पार्लियामेंट है, एक अपनी जुडिशरी है, इनका अपना एक फ्लैग है, एक एंथम है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने इनके जो मेंबर कंट्रीज़ को जो सिटीजन्स हैं वो एक देश से दूसरे देश में आवाजाही कर सकते हैं बिना वीज़ा के। एक सिंगल इनकी मार्केट है, ठीक है, बिना किसी रुकावट के जिसमें ट्रेड होता है। एक अपनी इनकी करेंसी है यूरो। तो इस टॉपिक पर हम ये इन सारे इश्यूज़ पर हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए, शुरुआत में जो मार्शल प्लान जो चलाया गया अमेरिका के द्वारा, तो 1948 में जो इन्होंने एक यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, 1948 में ये डेवलप किया गया था, ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि जो यूरोपियन जो स्टेट्स हैं उनको उनके व्यापार के लिए, उनके इकोनॉमिकली कोऑपरेशन के लिए, ठीक है, जिसमें मोस्टली कौन सी कंट्रियाँ शामिल थी? वेस्टर्न यूरोप की, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया इन उद्देश्यों के लिए। इसके बाद हम ये जानते हैं कि देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन है क्या। ये क्या है? एक अंतर सरकारी मीन्स जिसमें काफ़ी सारे देशों की सरकारें शामिल हैं। इसके अलावा एक पॉलिटिकल ग्रुप भी है, क्योंकि इसके जैसे कि अभी हमने बात की कि इसका एक अपनी पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, फ्लैग है, एंथम है, ठीक है। तो ये एक इसका पॉलिटिकल रूप भी है इसका देखने को, जो हम देखते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिकली भी है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये शुरुआत इसी से हुई थी, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें किस तरीके से इसका ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है। तो देखिए, स्टार्टिंग जो होती है वो होती है 1951 से, जिसमें 6 देश मिलकर एक और ट्रीटी साइन करते हैं जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ पेरिस। इसमें 6 देश जो शामिल हुए शुरुआत में, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, क्योंकि ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर का पार्ट था, ठीक है। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा बनाया गया था, इसलिए वेस्ट जर्मनी ही था इसमें उस टाइम पर। इसके अलावा इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, इन्होंने ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की, जिसमें कॉयल एंड स्टील कम्युनिटी, यूरोपियन कॉयल एंड स्टील कम्युनिटी, ठीक है, ये कॉयल और स्टील के मामलों में ये आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। इसके लिए 6 देश सामने आए और इन्होंने आपस में ये मिलकर एक ट्रीटी साइन की। इसके बाद नेक्स्ट ट्रीटी होती है 1957 में इन्हीं कंट्रीज़ के द्वारा। कौन सी कंट्री? ये जो कंट्री थी, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग द्वारा, इन्हीं 6 देशों के द्वारा ये ट्रीटी ऑफ रोम साइन होता है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ रोम ये साइन होता है और ये इस्टेब्लिश करते हैं यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और इसके अलावा यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, जिसमें ये इन्होंने ये डील की कि इकोनॉमिक कम्युनिटी मतलब इकोनॉमिकली एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी के मामले में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। कब की? 1957 में, ठीक है। इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। इसके बाद 1979 में फर्स्ट इलेक्शन भी होते हैं, ये अपनी एक पार्लियामेंट बनाते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट में क्या है? पार्लियामेंट में टोटल 751 सीट्स हैं। हर देश के जो भी इनके मेंबर कंट्रीज हैं, उनके जो सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली इस पार्लियामेंट के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, ठीक है, वोट करते हैं। एज सभी देशों में अलग अलग है, ठीक है। तो हर देश के लिए कितने लोग इसमें कितने रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें जाएंगे इस पार्लियामेंट में, वो हर देश के लिए फिक्स है।
ठीक है, तो इस तरीके से। और इसके जो फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था वो हुआ था 1979 में, जून में। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जून 1985 में शेंगेन एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसमें ये डिसाइड करते हैं कि इनके जो सिटीजन्स हैं वो बिना किसी वीज़ा के एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते हैं। जैसे भारत में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम फ्रीली आ जा सकते हैं, उसी तरीके से इनके जो मेंबर कंट्रीज़ थे उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ कि इन कंट्रीज़ के मेंबर एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते हैं। ठीक है, बिना किसी वीज़ा के। तो इस तरीके से ये काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे, अभी तक हमने जो पढ़ा जो बात की वो थी जो इसके और जो ऑर्गेनाइजेशन जो बने थे। यूरोपियन यूनियन की इस्टेब्लिशमेंट अब होता है 7 फरवरी 1992 को। 92 में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि यूरोपियन यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो आपको ईयर और ये कब बताना, 92 में। ठीक है, वो कौन सी ट्रीटी थी? ट्रीटी ऑफ maastricht। ठीक है, ट्रीटी ऑफ maastricht पर साइन करके अब फॉर्मली यूरोपियन यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, इससे पहले क्या था? इससे पहले तो और अदर ऑर्गेनाइजेशंस थे, लाइक ये था स्टील कम्युनिटी था। ठीक है, जो कॉइल वाला था। इसके अलावा इकोनॉमिक कम्युनिटी थी, एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी थी। ठीक है, तो ये सारे पहले छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे। यूरोपियन यूनियन की जो स्टैब्लिशमेंट होता है वो होता है 92 में। ठीक है, इसके अलावा 93 में ये एक सिंगल मार्केट की बात करते हैं। ठीक है, जिसमें 4 चीज़ें, जिसमें इन्होंने 4 फ्रीडम की इन्होंने बात की। 4 फ्रीडम में गुड्स, सर्विसेज, पीपल और फाइनेंस। ठीक है, इन चीज़ों की मुक्त आवाजाही, फ्रीली एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते हैं, लोग आ जा सकते हैं। ठीक है, सर्विसेज दे सकते हैं अपनी। ठीक है, वस्तुएं एक देश से दूसरे देश में आ जा सकती हैं, फाइनेंस, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरीके से ये एक सिंगल मार्केट जोन ये बनाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेंबर स्टेट्स की, किस तरीके से इसके मेंबर्स बनते हैं और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ग्रेजुअली डेवलप करता है। ठीक है, हमने देखिए बात की थी कि इसमें 6 मेंबर्स स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग करते हैं 1951 में। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, इटली और वेस्ट जर्मनी, और ये मिलकर क्या बनाते हैं? ECSC। हमने बात की थी स्टार्टिंग में ही। ठीक है, यूरोपियन कॉइल स्टील कम्युनिटी। ठीक है, उसके बाद में 1 जनवरी 1973 को UK, आयरलैंड और डेनमार्क EEC ज्वाइन करते हैं। EEC यहाँ पर क्यों बोला गया है? क्योंकि उस टाइम पर यूरोपियन यूनियन नहीं था। यूरोपियन यूनियन कब बना है? 92 में। ठीक है, तो ये EEC के मेंबर बनते हैं, इसलिए यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। उसके बाद 1981 में ग्रीस ज्वाइन करता है EEC को, तो इसके मेंबर कितने जाते हैं? 10। स्टार्टिंग में कितने थे? 6, 3 ये जुड़ गए, 9 मेंबर हो गए, फिर एक ग्रीस और आ गया, तो 10वां मेंबर ये बनता है। उसके बाद 86 में पुर्तगाल और स्पेन भी इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो 2 मेंबर और जुड़ गए, तो कितने हो गए? 12। इसके बाद 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन, ये 3 भी जुड़ जाते हैं, तो कितने हो गए? 15। इन्हें हम कह सकते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर बने थे, क्योंकि 95 में ये जुड़ते हैं, 92 में यूरोपियन यूनियन फॉर्म हो गया था। उसके बाद 2004 में 10 कंट्रियाँ एक साथ इसकी मेंबर बनती हैं, जिसमें बाल्टिक कंट्रीज़ थी, लटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। ठीक है, इसके अलावा साइप्रस, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, पोलैंड, माल्टा, स्लोवेनिया, हंगरी,
ये 10 मेंबर जुड़ जाते हैं तो उसकी कितनी मेंबरशिप कितने मेंबर हो जाते हैं 25। ठीक है, इसके बाद 2007 में बल्गेरिया और रोमानिया भी इसके मेंबर बन जाते हैं। दो मेंबर और जुड़ गए, कितने हो गए 27। देखिए ये जो मेंबर हैं ये किसके हैं, ये ईस्टर्न यूरोप के हैं। मतलब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जब ये कंट्री इंडिपेंडेंट हुई यूएसएसआर के ब्लॉक से, ठीक है, या फिर यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था उससे, तो ये तब उसके बाद ही यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनती हैं। उससे पहले ऑलमोस्ट इसमें कौन सी कंट्रियाँ थी, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रियाँ शामिल थी। ये ऑर्गेनाइजेशन किसका था, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रियों से शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, अब ये ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रियाँ वो भी इसमें शामिल होती हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। 2013 में जो है क्रोएशिया भी ज्वाइन कर लेता है 28वें मेंबर के रूप में, सबसे लास्ट मेंबर था ये। ठीक है, लेकिन यूके इससे अलग होने की बात कर रहा है, ब्रिटेन इससे अलग होने की बात कर रहा है। ब्रेग्जिट की जो आपने सुना होगा, न्यूज़ आती रहती हैं, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो उसकी भी अगर फॉर्मेलिटीज़ सब पूरी हो जाती हैं तो फिर मेंबर कितने रह जाएंगे 27। ठीक है, ये मैप है, मैप से हम समझ सकते हैं जो उसके मेंबर हैं। ये जो ओरिजिनल मेंबर हैं ये वाले जो हैं ये सब 93 में या उससे पहले इन्होंने ज्वाइन किया था। 95 के बाद में ये हैं स्वीडन और फिनलैंड। 2004 के बाद में ये वाली कंट्रियां हैं, ये जो 10 कंट्रियां एक साथ ज्वाइन हुई थी। 2007 का जो है ये है रोमानिया, बुल्गारिया। 2013 में ये वाली हैं क्रोएशिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैप है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में। वो कहाँ पर है, बेल्जियम में। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी कितनी है, 24 लैंग्वेजेस हैं इसकी। ऑफिशियल जो स्क्रिप्ट है जिसमें काम होता है, लैटिन है, ग्रीक है, सिरिलिक है। इसके अलावा जो इसकी करेंसी है, ठीक है, वो क्या है, यूरो। यूरो कितने देशों में चलती है, 19 कंट्री में। सब में नहीं चलती, सब तो चुके थे, 28 मेंबर हो चुके थे इसके, तो 9 देशों में दूसरी करेंसी चलती थी उनके अपने देशों की। तो यूरो कितने देशों में चलता था, 19 देशों में। इसके अलावा ये इसका फ्लैग है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जो इसका संस्थागत जो ढांचा है उसके बारे में। देखिए इसकी अपनी इसकी पार्लियामेंट है। यूरोपियन पार्लियामेंट के नाम से है। ठीक है, इसमें कितने मेंबर हैं इसमें टोटल, 751 मेंबर हैं इसमें। हर देश के जो सिटीजन्स हैं वो इसमें डायरेक्टली वोट करके, ठीक है, सीधे देशों के सिटीजन्स के द्वारा वोट करके इसमें मेंबर भेजे जाते हैं। हर देश के लिए सीटें फिक्स हैं, कितने मेंबर्स किस देश के द्वारा भेजे जाने हैं वो फिक्स हैं। और उनका जो इलेक्शन होता है वहाँ के उस देश के सिटीजन्स डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूरोपियन काउंसिल है, जो यूरोपियन यूनियन की जो प्राथमिकताएं हैं ये इस परिषद के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ये मंत्री परिषद की तरीके से काम करती है, जैसे मंत्री परिषद होती है उस तरीके से है। और हर देश इसमें अपना एक मेंबर इसमें भेजता है, अपॉइंट करता है। और इसकी जो बैठक है वो साल में 4 बार होती है, 4 टाइम्स। ठीक है, और इसके जो हाफ ऑफ द मेंबर्स हैं वो जुडिशल सिस्टम का भी पार्ट होते हैं। इसके अलावा ये जो परिषद है काउंसिल, ये फॉरेन अफेयर्स को लेकर और सिक्योरिटी के बारे में जो पॉलिसीज़ हैं उनको बनाना और उनका एग्जीक्यूशन करने का काम इसका है। ठीक है, उसका कार्यान्वयन। इसके अलावा यूरोपियन कमीशन है,
जो समग्र जो यूरोपियन यूनियन है उसके इंटरेस्ट को ये यूरोपियन कमीशन प्रोत्साहित करता है, और इसके जो मेंबर हैं वो भी जो नेशनल जो गवर्नमेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं इसके यूरोपियन यूनियन के, जो सरकारें हैं वो अपॉइंट करती हैं। तो ये जो है पॉलिसी बनाने का काम करता है। ठीक है, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनके एग्जीक्यूशन का काम इसका है। ठीक है, तो सैद्धांतिक रूप से जो आयोग नए कानून प्रस्तावित करता है, ठीक है, तथा संसद और परिषद उनको अपनाती है। ठीक है, तो क्या करता है ये कानून जो प्रस्तावित करता है पास कराने के लिए पार्लियामेंट में भेजे जाते हैं या काउंसिल में भेजे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी अपनी पूरी एक लेजिस्लेशन का काम करता है। एक इसका अपना कोर्ट भी है, कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर कोई विवाद है इन मेंबर कंट्रीज़ के बीच में तो यहाँ लाया जाता है उसको। इसका अपना एक सेंट्रल बैंक भी है। ठीक है, कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स भी है। तो इस तरीके से इनका पूरा एक अपना एक पूरी इंस्टीट्यूशंस हैं इसके अपना। ठीक है, जो जैसे एक देश की गवर्नमेंट होती है उसी तरीके से ये इनका रोल प्ले है इन जो इंस्टीट्यूशंस हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके चैलेंजेस के बारे में। यूरोपियन यूनियन को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? तो सबसे बड़ा जो मेजर जो चैलेंज आज इसको फेस करना पड़ रहा है वो ब्रेक्जिट है। ठीक है, सबसे मेजर जो इसको जिसके सामने अभी जो करंटली जो चैलेंज है इसके सामने यूरोपियन यूनियन के सामने, क्योंकि ब्रेक्जिट का मतलब क्या, ब्रिटेन प्लस एग्जिट, ये दो वर्डों से मिलकर बना है। मतलब ब्रिटेन इससे अलग होना चाहता है यूरोपियन यूनियन से। ठीक है, तो इसी को ब्रेक्जिट बोला गया है। तो ब्रिटेन के लोगों का ये मानना है, क्यों अलग होना चाहता है ब्रिटेन से, ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से, तो यहाँ के लोगों का ये मानना है कि उनको यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है बल्कि नुकसान ही हुआ है। तो यहाँ के पीएम है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसके लिए उन्होंने एक रेफरेंडम करवाया, जनमत संग्रह, जिसमें 52% ऑफ द पॉपुलेशन, 52% लोगों ने ब्रेक्जिट के पक्ष में फैसला दिया। ठीक है, ये अपना समर्थन दिया। ठीक है, कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना चाहिए। ये कब कराया गया था रेफरेंडम? 23 जून 2016 को। ठीक है, 23 जून 2016 को ये रेफरेंडम कराया गया था, जनमत संग्रह। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मार्च 2017 में इसको पार्लियामेंट से पास कराकर जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसने फॉर्मली अनाउंस भी कर दिया। ठीक है, कि वो ब्रेक्जिट के प्रोसेस के लिए कि वो उससे अब अलग होकर रहेगा, अलग हो जाएगा। और उसके बाद में इसको दोनों हाउस से इसको पास कराकर इस बिल को ब्रेक्जिट के को लेकर, और अभी 23 जनवरी 2020 को वहाँ की जो क्राउन है उसके भी साइन इस पर करा दी गए, रानी के। और इसी के साथ अब कुछ फॉर्मेलिटीज़ बची हैं जो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ ही हैं, और इसी के साथ जो कि दिसंबर 2020 तक ये अलग हो जाएगा। अगर मतलब देखा जाए तो ब्रिटेन मतलब अलग हो ही गया है एक तरीके से तो, लेकिन कुछ वो जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो डील्स वगैरह को लेकर हैं, जिसमें कुछ अमाउंट ब्रिटेन ने देना है यूरोपियन यूनियन को। ठीक है, तो कितना अमाउंट इससे मांगा है? 50 अरब डॉलर से अमाउंट मांगा गया है, जो कि ब्रिटेन कह रहा है कि बहुत ज़्यादा है। तो वो डील्स इन दोनों के बीच में जब हो जाएगी वो, तो ये मेंबरशिप इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो क्यों, और इसके अलावा और कौन कौन सी बातें हैं?
अनएम्प्लॉयमेंट है। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट कैसे, अब चूँकि इसका मेंबर बनने से यूरोपियन यूनियन में कंडीशन ये रखी गई थी जो हमने पढ़ा था अभी, कि इसके जो मेंबर्स हैं वो एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते हैं। ठीक है, शेंगेन की जो ट्रीटी थी जिसमें यस या सिंगल मार्केट को लेकर जो ट्रीटी साइन की गई थी, जिसमें बिना वीज़ा के एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते हैं, शेंगेन ट्रीटी थी 1985 में। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या कि जो और जो यूरोपियन कंट्री जो इसके मेंबर और कंट्री हैं वो तो सभी तो ऐसे नहीं है कि सभी बहुत पावरफुल हैं, सभी की स्थिति बहुत अच्छी है, तो और देशों के सिटीजन इनके देश में आ जाते हैं, ब्रिटेन आ जाते हैं, और इससे जो ब्रिटेन के जो लोग हैं इनका व्यापार या जो एम्प्लॉयमेंट है वो छिनता है, तो इससे जो ब्रिटेन के जो लोग हैं उनको नुकसान होता है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ बढ़ता जा रहा था और देशों के आकर एम्प्लॉयमेंट ले रहे थे यहाँ पर आकर। इसके अलावा सेकंड जो प्रॉब्लम है वो रिफ्यूजी की है, रिफ्यूजी प्रॉब्लम, शरणार्थियों की समस्या। पश्चिमी एशिया, सीरिया में जो सिविल वॉर हुआ, गृह युद्ध हुआ वहाँ पर, उसकी वजह से बहुत सारे सिटीजन्स वहाँ के यूरोप की तरफ भागे। ठीक है, और वो काफ़ी सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी इनमें रिफ्यूजी के तौर पर रहने लगे। अब चूँकि इनके सिटीजन्स एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते हैं, तो इस तरीके से वे जो यूरोप में जो आए थे रिफ्यूजी के तौर पर सीरिया और वेस्टर्न एशिया से, वो ब्रिटेन में भी आकर रहने लगे। तो इस तरीके से यहाँ पर रिफ्यूजी की प्रॉब्लम भी बढ़ने लगी, क्योंकि इसके मेंबर थे वो, ये ब्रिटेन मना कर नहीं सकता कि भाई आप हमारे देश में नहीं आ सकते, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, इस वजह से वो आ सकते थे। तो ये एक सेकंड प्रॉब्लम इनके लिए बन गई। तीसरा था फाइनेंशियल लॉस। फाइनेंशियल लॉस कैसे, यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर हैं सभी को एक अमाउंट फिक्स, उनके लिए अमाउंट फिक्स है कि वो उनके अमाउंट देना ही पड़ेगा यूरोपियन यूनियन के मेंबर रहने के लिए। अब चूंकि ब्रिटेन एक डेवलप कंट्री है तो इस पर अमाउंट वैसे भी ज़्यादा था इसके ऊपर, इसको हर साल $9 बिलियन, ठीक है, $9 बिलियन इसको यूरोपियन यूनियन को देने होते थे। ब्रिटेन देता था यूरोपियन यूनियन को हर साल इसका मेंबर बने रहने के लिए, और इसको इतना फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही था इसको। तो इस वजह से ये सारी कंडीशंस बनी, ये सारी चीज़ें थी जिस वजह से ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ने का फ़ैसला लिया। इसके अलावा और कुछ अदर चैलेंजेस हैं ब्रेग्जिट के अलावा जो यूरोपियन यूनियन को फेस करने पड़ रहे हैं, जिसमें एक है जैसे रिफ्यूजी प्रॉब्लम। अभी जैसे कि हमने बात की कि रिफ्यूजी जैसे सिविल वॉर हुए पश्चिमी एशिया में और सीरिया में, तो वहाँ से काफ़ी सारे रिफ्यूजी के तौर पर यूरोप भाग कर आ गए। अब चूँकि ये यूरोपियन यूनियन में क्या कहते हैं सभी की आवाजाही है, तो वो और पूरी यूरोप में इस तरीके से फैल गए, तो ये एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम बन गई। और वो ऐसे मना भी नहीं कर सकते, ऐसे सीधे भगा भी नहीं सकते उनको, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के कुछ रूल्स हैं रिफ्यूजीज़ को लेकर, तो उनका भी वायलेशन नहीं कर सकते। तो ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम इनके सामने, यूरोपियन यूनियन के सामने ये है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर भी ये देश बात कर रहे हैं कि कैसे इस संकट से निपटा जाए। ये जो प्रॉब्लम है, इनसे कहा जा रहा है कि जो कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जाए, कार्बन उत्सर्जन जो होता है, और वैश्विक स्तर पर पूरे इनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि उसमें कमी लाएं। तो ये ग्रीन एनर्जी की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा टेररिज्म है जो इनको फेस करना पड़ रहा है, टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के बाद में अब यूरोप की भी कुछ कंट्रियों पर आतंकवादी हमले हुए हैं, फ्रांस में हुए हैं। तो ये सारे कुछ इश्यूज हैं जिन पर जो यूरोपियन यूनियन उनके जो इसके मेंबर्स हैं उनको ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं।